हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 9 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के कारण जब हम गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो होता है परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जब किसी स्थिर वस्तु में कोई एनर्जी होती है मूवमेंट से रिलेटेड, तो इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। m यहाँ पर मास है, g यहाँ पर ग्रेविटी है और h यहाँ पर हाइट है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है और हमें ये भी लर्न होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण में कोणीय वेग का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण जिसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो इसे I से डिनोट करते हैं। वे कोणीय वेग जिसे कि एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं और इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कोणीय मतलब कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है, वो क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणीय संवेग। तो इसे कोणीय संवेग कहते हैं और कोणीय संवेग को L से डिनोट करते हैं, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कोणीय संवेग क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारा नेक्स्ट है, एक गोलांतरिक कोना कहा जाता है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलेट। तो एक गोलांतरिक कोने को फिलेट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जैसे कि ये दो पटरियां होती है रेल की, ये दो पटरियां हैं और इसको जोड़ने के लिए फिश प्लेट का यूज करते हैं। इस तरह से दिखता है ये फिश प्लेट। तो इसको जोड़ने के लिए फिश प्लेट का यूज किया जाता है। तो फिश प्लेट क्या होता है? ये पटरियों के बीच जॉइंट का वर्क करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजन से पावर आवेगों को स्थिर करने के लिए प्रयुक्ति है। तो पावर आवेग को स्थिर करने की प्रयुक्ति, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स के थ्रू पावर आवेगों को स्थिर किया जाता है। जैसे कि हम कहीं ऊंची जगह पे जाते हैं गाड़ी से, जैसे ऊंची जगह पे जाना हो तो ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, और जब नीचे होता है, जब गाड़ी नीचे की तरफ आती है तो टॉर्क कम की आवश्यकता होती है। तो इस टॉर्क को मतलब कि इस पावर आवेग को स्थिर मैनेज करने के लिए हमें गियर बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो गियर बॉक्स के थ्रू गाड़ियों में पावर आवेग को स्थिर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है हमारा, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न होता है क्योंकि, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सी व डी। तो रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। तो रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है उसके अंदर ही होती है, जबकि जेट हवा जो होता है वो बाहर के वातावरण से प्राप्त करता है। और डी है हमारा, रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट नहीं। यहाँ पर जेट आएगा। तो रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है। अंतरिक्ष तक क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसमें प्लायन वेग होता है। प्लायन वेग जिसे कि पृथ्वी से मतलब कि बाहर जाने के लिए प्लायन वेग की आवश्यकता होती है, जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये प्लायन वेग होता है, ये रॉकेट में होता है, लेकिन जेट में ये नहीं होता। इसके कारण ये अंतरिक्ष तक लेके जाती है। जो रॉकेट होता है वो अंतरिक्ष तक लेके जाता है यान को, लेकिन जो जेट इंजन होगा वो नहीं लेके जा पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, तो वैसी दशा में गोली, तो गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, तो ठीक समय कूद रहा है, तो इसकी उस दशा में गोली क्या होगी? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी।
तो अगर बंदर पहले कूद जाता, गोली चलने से पहले कूद जाता, तब तो गोली जो होगी वो सिर के ऊपर से निकल जाती। लेकिन बंदर जो है वो गोली चलने के मतलब गोली जब चली है, बंदूक जब चला है, जब गोली चली है उसके ठीक समय ही बंदर भी कूद रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी और बंदर की जो वेलोसिटी होगी नीचे मतलब कूदने की वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी, जिस कारण बंदर जो होगा वो किसको, सिर को लक्ष्य कर रहा था, तो गोली जो होगी उसके सिर पर लग जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसमें नोट का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गति। तो गति को मेजर करने के लिए नोट का यूज़ करते हैं। और ये कौन सी गति होती है? तो जलयान की गति को मेजर करने के लिए हम नोट का यूज़ करते हैं। और नोट को समुद्री मील भी कहते हैं। और 1 नोट इज इक्वल्स टू होता है 1.852 किलोमीटर। तो 1 नोट इज इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है p²/2m के। मतलब संवेग में जितना भी स्क्वायर करके जितना परिवर्तन होगा, जितना भी इंक्रीमेंट होगा, वो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। तो p हमारा 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 20% इज इक्वल्स टू होता है 1/5, मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है 5 पे। तो पहले p कितना था? तो पहले p था 5, लेकिन अब p कितना हो गया है? तो 5 से 1 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 6 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 25 और 36 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में जितना भी चेंज हो रहा है उसके इक्वल हो जाएगा। तो 25 से 36 आने में प्लस 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में। तो 11 का इंक्रीमेंट हो किस पर रहा है? 25 पे हो रहा है, इनटू में 100। तो 25 और 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 11 4 जा 44%। तो हमारा इंक्रीमेंट कितना आ गया गतिज ऊर्जा में? तो 44% आ गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 44। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी घर्षणहीन सतह पर। तो किसी घर्षणहीन सतह पर पिंड का भार शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी होगी, इस कारण पिंड का भार जो होगा वो शून्य नहीं होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर जो जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, इसलिए भार जो होता है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। और स्वतंत्र गिरने के दौरान, तो स्वतंत्र गिरने के दौरान भी जो वेट होता है वो 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 हो जाता है। और अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में तो यहाँ पर भी जी 0 होता है, मतलब कि ग्रेविटी नहीं होती, जिस कारण भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब। तो चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका भार में परिवर्तन हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। तो भार में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और चंद्रमा से सतह से अगर पृथ्वी पर कोई चट्टान लाई जाएगी तो यहाँ चंद्रमा पर और पृथ्वी पर भार जो ग्रेविटी होगी वो अलग अलग होगा, तो भार में चेंज हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान का ग्रेविटी का द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो द्रव्यमान यहाँ पर सेम रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो गैस का आयतन मतलब गैस का दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ये पूछा है। तो जो दाब होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है m/v, क्योंकि हम गैस का दाब ज्ञात कर रहे हैं। तो m मतलब कि जितना वहाँ पर वॉल्यूम होगा और उतने में जितना मास होगा वो p के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम यहाँ पर 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है, तो 20% इज इक्वल्स टू होता है 1/5। तो कम हो रहा है तो -1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले कितना था? तो पहले जो था वो वॉल्यूम पहले 5 था, लेकिन अब जो हो गया है -1 का डिक्रीमेंट हो गया है तो 4 हो गया। वॉल्यूम जो है अब 4 हो गया। और P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/b, मतलब कि इसका अपोजिट हो जाएगा। तो
तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, P का रेशियो आ जाएगा 4/5। तो ये प्रेशर का रेशियो है 4/5। तो इंक्रीमेंट कितना करना पड़ेगा 5 करने के लिए, अगर इसको हम 4 करेंगे आयतन को, तो 5 करने के लिए कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, प्रेशर में 1 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 1 का इंक्रीमेंट 4 पे कर रहे हैं और इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारा 25% राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है। तो केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। तो सूती कपड़ों पर पानी की बूंदों का फैलना केशिकात्व नहीं है। अब ये केशिकात्व होता क्या है, जिसे कि कैपिलरिटी कहते हैं। तो केशिका नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने का जो प्रोसेस होता है उसको केशिकात्व कहते हैं। जैसे लालटेन की बत्ती होती है, उसमें तेल ऊपर चढ़ती है तो इसको केशिकात्व कहेंगे। और स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना और पौधे की जड़ों से पत्तों तक पानी का ऊपर उठना, ये सभी केशिकात्व के उदाहरण हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रोस्कोप। तो बादलों की दिशा एवं गति को नेफ्रोस्कोप के द्वारा मेजर किया जाता है। और रेन गेज है यहाँ पर, तो ये वर्षा की मात्रा को मेजर करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं। तो अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भूतल से ऊंचाई। मतलब कि भूतल से ऊंचाई, जब कोई विमान उड़ रहा है ऊपर, तो भूतल से उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये अल्टीमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट किस अवस्था में जा रही है ये पूछा है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण के साथ नीचे। तो सेम, मतलब कि सेम एक्सेलरेशन के साथ जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तो व्यक्ति का भार जो होगा वो वास्तविक भार से कम प्रतीत होने लग जाएगा। और जब सेम एक्सेलरेशन के साथ जो लिफ्ट होगी वो ऊपर जाएगी तो व्यक्ति का भार ज़्यादा प्रतीत होने लग जाता है एक्चुअल भार से। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का सिद्धांत पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, तो इसमें संवेग को जिसे पी से डिनोट करते हैं, तो संवेग को कांस्टेंट रखा जाता है इसमें। तो रॉकेट जब स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम की जो रॉकेट स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम की जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है जब स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जब ऊपर ये रॉकेट जाता है उस टाइम की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। मतलब कि संवेग इसमें कांस्टेंट रखा जाता है, इसलिए इसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और यही सिद्धांत रॉकेट पर लागू होता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है रिकॉयल ऑफ गन, जैसे कि बंदूक से प्रहार करते हैं तो इसमें भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए पूछा है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। तो वस्तु जो है वो पृथ्वी से चंद्रमा पर वापस आ रही है, मतलब कि चंद्रमा पर वापस आ रही है, तो चंद्रमा का जो गुरुत्व होगा उसके विरुद्ध अगर वो कार्य करेगा, उसकी ऊर्जा जो होगी उसके विरुद्ध कार्य करेगी यान की जो है, तभी वो नीचे आ पाएगी। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का जो गुरुत्व होगा उसके विरुद्ध कार्य करेगा, तो वो अंतरिक्ष यान जो होगा वो पृथ्वी पर आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर का वजन। तो शरीर का वजन किस पे डिपेंड करता है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो ध्रुवों पर अधिकतम होगा, जो शरीर का वजन होगा वो ध्रुवों पर अधिकतम होगा,
क्योंकि ये वजन जो होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो ये ध्रुवों पर होती है, मतलब कि जो पोल होता है उस पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ध्रुवों पर शरीर का वजन सबसे ज़्यादा होगा। और इक्वेटर पर यहाँ पर ग्रेविटी न्यूनतम होता है, मतलब कि कम से कम होता है, इसलिए यहाँ पर भार जो होगा वो कम होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर जो ग्रेविटी होगी वो भी शून्य होगी, मतलब पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी होगी वो भी शून्य होगी, तो यहाँ पर भी भार कम हो जाएगा। तो हमारा भार सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वो ध्रुवों पर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। क्षीणता मतलब की कमी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की कमी होती है जिसके कारण वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमारा पिछली वीडियो का क्वेश्चन था और इसका आंसर इस तरह से है, जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग दुगना हो जाता है, क्योंकि जो संवेग होता है बराबर होता है m इंटू वी के। तो संवेग प्रोपोर्शनल हुआ v के, मतलब कि वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी में 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो संवेग भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू होता है p स्क्वायर के, तो 2 गुना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा में 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी। और स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। और त्वरण, तो संवेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जिनका बी आंसर था उनका सही था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा आज का प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, सेकंड ऑप्शन है लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर जाए, या थर्ड ऑप्शन है लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, और फोर्थ ऑप्शन है लंबाई और लोलक का द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाए। तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और पिछली वीडियो में सबसे अच्छा रिप्लाई जो था वो नीतीश सोनी सर का और कुलदीप नौखवाल सर का था। इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, तो इसलिए वे अपना पेटीएम कैश प्राइस प्राप्त करने के लिए पेटीएम नंबर को 8824888835 पर व्हाट्सएप करेंगे। तो रिप्लाई सभी स्टूडेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।